बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात रंग के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट सैयद हारून शौकत और आज हमारे साथ हैं लीगल मैटर्स एक्सपर्ट जनाब सैयद हुमायूं तबरेज़। हम शाह साहब से कुछ लीगल मैटर्स के हवाले से क्वेश्चनिंग करेंगे और इस सिलसिले में जिस टॉपिक का इंतखाब हमने आज किया है, वो प्रॉपर्टी के लेन-देन से मुतल्लिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आम शहरी जब किसी प्रॉपर्टी की खरीदो-फ़रोख्त करता है, तो उसको अपनी कम इल्मी और ना तजुर्बाकारी की बेस पे कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में हम शाह साहब से कुछ सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब, पहला सवाल हमारा ये है कि जब कोई आम शहरी किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, तो वो अपनी सारी उम्र की जो जमा पूँजी है, उसको किस तरह सिक्योर कर सकता है कि उसके साथ फ्रॉड के चांसेस कम से कम हों और उसको उस ट्रांज़ैक्शन को किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए ताकि अक्सर हम सुनते हैं कि पेमेंट हो गई और उसके बाद रजिस्ट्री नहीं हो सकी या इंतकाल नहीं हो सका। तो इस सिलसिले में थोड़ी रहनुमाई फरमाएँ ताकि आपके रहनुमाई की जो रोशनी में बहुत से लोग जो हैं अपनी ट्रांज़ैक्शन को सिक्योर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाह साहब माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि अनअवेयर लोग जो हैं वो अक्सर इस चीज़ पे धोखा खा जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि हमने पहले क्या करना है और हमने ये प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करना है और कहाँ से अडॉप्ट करना है। तो बेसिकली ये आपका सवाल और ये जवाब इंशाल्लाह उन अनअवेयर पर्सन्स के लिए एक मिशल राह होगा कि जो उनकी रहनुमाई करेगा कि अगर वो किसी एजेंट का किसी दीगर का सहारा नहीं भी लेते तो वो खुद भी अपने काम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले शाह साहब कानूनी तौर पे भी जो खरीदार है ना, खरीदार का अवेयर होना ज़रूरी है उस प्रॉपर्टी के तमाम नकाइस से, उसके पाक-साफ़ होने से और ये उसकी एक लीगल लायबिलिटी भी है उसपे। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपने अक्सर सुना होगा कि एक मुश्तरी होशियार-बाश। वो मुश्तरी होशियार-बाश इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई शख़्स जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, वो जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा है, वो सबसे पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में अपने तौर पे जाँच-पड़ताल करेगा। इस प्रॉपर्टी की बाबत कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर उसको कोई डिस्प्यूट नज़र आता है तो उस प्रॉपर्टी से दूर रहे और दूसरी जो उसके बाद उसने फ़ॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, अगर कोई मौके पे उसको डिस्प्यूट नज़र नहीं आया तो वो मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी हैं, उनके पास जाएगा, उनको से उस प्रॉपर्टी की बाबत मालूमात लेगा कि आया इस पे कोई हुक्म इम्तनाई का इजरा तो नहीं है, किसी कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस तो नहीं है या इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई केस किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की लीगल ज़िम्मेदारी जो है ना, वो खरीदार के ऊपर है। खरीदार अगर कल को ये उज़र पेश करता है कि जी मुझे तो उस वक़्त पता नहीं चला, तो ये उसका उज़र नहीं माना जाएगा। कानूनी तौर पे भी नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी की बाबत उसने पेमेंट करने से पहले, टोकन करने से पहले, खरीदने से पहले उसने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि ये प्रॉपर्टी किसी भी किस्म के नुक्स से, हुक्म इम्तनाई से, झगड़े से पाक और साफ़ है। और जब ये सारी ज़िम्मेदारी वो अपनी पूरी कर ले, उसके बाद उसने एक किसी भी अच्छे वसीक़ा-नवीस के पास, किसी भी अच्छे वकील के पास जाके दूसरी फ़ॉर्मेलिटी ये पूरी करनी होती है कि स्टैम्प पेपर वो हमेशा सेलर के नाम का निकले, वो चाहे बैंक से निकले, चाहे स्टैम्प वेंडर से निकले, लेकिन वो सेलर उसको खुद परचेज़ करे। अगर स्टैम्प पेपर स्टाम्प फ़रोश से लेते हैं, तो उसके रजिस्टर पे सेलर का साइन और अंगूठा होना ज़रूरी है। अगर बैंक से लेते हैं, तो उसमें भी वो बैंक चालान में, बैंक वाउचर में सेलर का बतौर एजेंट होना और उसमें उधर पेश होना बैंक में, वो सेलर का वो कंपल्सरी है कि अगर इस चीज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो वो सेलर कल को आपको तंग परेशान कर सकता है और इसके भी ज़ाहिर-सी बात है, इसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। जब आपने स्टाम्प पेपर ले लिया, उसमें आपने चंद चीज़ों का बहुत ख़्याल रख के लिखना है। सबसे पहली कि उसमें दोनों फ्री कैन की डिटेल्स जो है वो विद कास्ट, विद कंप्लीट एड्रेस, विद सीएनआईसी नंबर वो मेंशन करनी है। उसके बाद जो आपकी शराइत है कि ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या है, किस जगह पे वाक़या है और ये जो बंदा सेल कर रहा है इसके पास उसका प्रूफ ऑफ ओनरशिप क्या है। इन चीज़ों को मेंशन करने के बाद इस प्रॉपर्टी का हमने देखना है कि ये टोटल सौदा कितने में हुआ है।
मिसाल के तौर पे अगर किसी प्रॉपर्टी का सौदा होता है टोटल 40 लाख रुपए में, तो वो हम लिखेंगे कि इसमें 40 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है, ये फलाँ बंदे ने फलाँ बंदे को फ़रोख्त कर दी है। इसका टोकन के तौर पे आज फलाँ डेट को फलाँ-फलाँ गवाहान के सामने इतनी अमाउंट मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया हमने टोकन वसूल कर लिया, जो गवाहान के सामने वसूली होगी या अदायगी होगी है। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट पीछे ये रह गई है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है, उसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कि अगर हमने एक ही किस्त में देनी है, तो वो कौन-सी डेट पे देंगे। अगर हमारी डिफरेंट डेट्स मुकर्रर हुई हैं कि हम 10 लाख 1 महीने बाद देंगे, बकिया 10 लाख 1 महीने बाद, इस तरह किस्तें करते हैं, तो वो उस तहरीर में मेंशन करना कंपल्सरी है, ज़रूरी है, ताकि एक शेड्यूल हमारे पास आ जाए। उसमें फाइनल डेट फलाँ डेट तक हमारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन में उसमें ये होता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसकी बाबत बायर जो है वो अपने अकाउंट के चेक्स दे दे सेलर को, ताकि वो जितनी भी अमाउंट है वो ड्रॉन ही थ्रू बैंक हो। एक सेलर और बायर दोनों के पास एक प्रूफ हो कि ये ट्रांज़ैक्शन पैसों की हुई है। अगर इनका कुछ लेन-देन था, कुछ इनका प्रॉपर्टी का लेन-देन था या जो भी मामलात थे, उसके अगेंस्ट ये ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं बैंक में। वो भी एक प्रूफ बन जाता है दोनों पार्टीज़ के लिए कि वाक़ई ये सौदा हुआ था। फाइनल जो डेट हम देंगे उसमें उस तहरीर में कि फलाँ डेट तक ये बकाया पेमेंट अदा होगी, और जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसकी कागज़ात माल में ट्रांज़ैक्शन करके थ्रू म्यूटेशन, थ्रू सेल डीड वो उसके ट्रांसफ़र करे बायर को। और बायर की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने तमाम ड्यूज़ जो उसके ज़िम्मे हैं, वो बैंक में अदा करके अपनी सेल डीड तैयार करवाए, और उसमें भी 2 गवाहान जो उनके उनके जानने वाले हों, उनको अच्छे तरीके से वो शनाख्त करने वाले हों, दोनों फ़रीक़ैन में से एक-एक ये सब रजिस्ट्रार के सामने पेश हों। उसमें इजाब-ओ-कबूल, जिस तरह मियाँ-बीवी का शादी में इजाब-ओ-कबूल होता है, इसी तरह प्रॉपर्टी के लेन-देन में इजाब-ओ-कबूल जी कि हाँ जी, मैंने पैसे ले लिए हैं, और बायर कहता है जी मैंने कब्ज़ा ले लिया है। ये सब रजिस्ट्रार के सामने होना कंपल्सरी है। तो इन सब फ्रॉड से बचने के लिए ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे-छोटे हिंट्स हैं कि जिनका अगर आप ख़्याल करें तो मेरे ख़्याल में आपको बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। शाह साहब, आपके सामने मैं यहाँ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रखूँगा। जिस तरह आपने कहा कि एक टोकन मनी पे करने के लिए या एक एग्रीमेंट बिफोर सेल डीड एग्रीमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड में एंटर होने के लिए एक आपने स सेलर के नाम का एक स्टाम्प लेना है। अक्सर हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस ये है कि हम जिसे टोकन मनी या बयाना कहते हैं, जब वो पे करते हैं, वो बयाना जो है अक्सर 50-50 लाख तक भी पे होता है। तो उसकी जो तहरीर है वो एक ₹100 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर की जाती है, और यानी कि उसमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप हमें बताएँ कि उसकी लीगल वैल्यू क्या है? कल को अगर सेलर जो है वो 50 लाख रुपया लेकर मुनकिर हो जाता है या ये इनकार कर देता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं करनी, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में उस ₹100 का जो स्टाम्प पेपर है, जिसके ऊपर वो तहरीर लिखी गई है, गवाह की मौजूदगी में, उसकी कोई लीगल वैल्यू है? उसमें शाह साहब ऐसा है कि उसकी बिल्कुल लीगल वैल्यू तो है। ₹100 वाले स्टाम्प की भी लीगल वैल्यू है, लेकिन उसमें अगर तो उसने सेलर ने वो खुद स्टाम्प परचेज़ किया है, उसके स्टाम्प वेंडर के रजिस्टर पे उसका साइन अंगूठा है, तो डेफ़िनेटली उसकी वैल्यू है और कोर्ट ऑफ लॉ में आपकी दाद रसी हो सकती है, मुमकिन है। लेकिन ये जो बात है ना 50-50 लाख रुपए बयाने वाली या टोकन मनी वाली, ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। टोकन तो बेसिकली दोनों पार्टीज़ को बाउंड करना होता है। तो उसमें एज़ मिनिमम जो टोटल वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उसके रेशियो के हिसाब से उसका टोकन होना चाहिए। और जो लीगल प्लेटफ़ॉर्म है इसका स्टैम्प की वैल्यू का, बेसिकली कानून ये कहता है कि अगर कोई 3 लाख रुपए की आपकी ट्रांज़ैक्शन है, टोटल 3 लाख रुपए की ट्रांज़ैक्शन, तो वो आप ₹100 के स्टैम्प पेपर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 लाख रुपए से आपका ज़्यादा का सौदा है, तो वो डेफ़िनेटली आपने टोटल वैल्यूएशन के हिसाब से अपने स्टैम्प पेपर जो हैं वो एडजस्ट करने हैं। फिर वो उसकी आपकी दाद-रसी मुमकिन है। और जिस तरह ये हम रजिस्टर्ड करवाते हैं सेल डीड या गिफ्ट डीड सब रजिस्ट्रार के सामने। अगर हम लीगल फ़ॉर्मेलिटीज़ तमाम पूरी कर लें, स्टैम्प पेपर हम अपने सौदे के अकॉर्डिंग लगा लें, जो टोटल वैल्यूएशन में जितना हमारा वो सौदा हुआ है, उसके जो गवर्नमेंट ड्यूज़ बनते हैं, वो पूरे करके हम उस पे स्टैम्प उस हवाले से लगा लें,
तो हम इस एग्रीमेंट को भी सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। क्योंकि हमने गवर्नमेंट के ड्यूज़ अदा किए हैं और जब से सब रजिस्ट्रार के सामने हमारा वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर उससे कोई पार्टी नहीं भाग सकती। वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर हम वहाँ सब रजिस्ट्रार के सामने किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाते, तो वो चाहे एक ₹100 वाला स्टाम्प है, चाहे ₹3000 वाला स्टाम्प है, चाहे ₹10,000 वाला स्टाम्प है, वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट गिना जाएगा और जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो टोकन मनी है, लेट्स सपोज़ वो 10 लाख है टोकन मनी। तो जो अगर अभी तो जो कंसिडरेशन है यानी कि कंसिडरेशन 10 लाख कंसिडर हो गई या टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि उस एग्रीमेंट के लिए जो बयाना एग्रीमेंट है, उसके लिए भी कानूनी तौर पर अपने आप को सिक्योर करने के लिए टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से स्टाम्प लेने होंगे या उस 10 लाख के हिसाब से स्टाम्प लेने होंगे, जो कि बेसिकली टोकन मनी है? क्योंकि इस वक़्त तो कंसिडरेशन टोकन मनी है ना? इस वक़्त तो क्योंकि अभी तो एक एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये एक आप इसको ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं ना ये। तो वो आपने फिर 10 लाख के हिसाब से स्टाम्प लेने हैं इसके अंदर और इसके साथ एक और सवाल का जवाब देते जाइएगा कि पेमेंट करनी कब चाहिए बायर को? पेमेंट करने का राइट टाइम क्या है? क्या सब रजिस्ट्रार के सामने बयान देने से पहले बायर को पेमेंट कर देनी चाहिए? या अगर वो उसके पास कोई पे ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, बैंकर चेक्स है, वो हवाले कर देना चाहिए सेलर के या इसका फ़ोरम कुछ और है और यहाँ पर बायर को कौन सिक्योरिटी देगा? इस बारे में बताइएगा। उसमें शाह साहब ऐसा है कि अमाउंट जो कंसिडरेशन अमाउंट 10 लाख की अगर बात करें ना कि अगर टोकन मनी 10 लाख है तो उसके ऊपर नहीं, वो जो टोटल मुआहदा हमारा होगा उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से वो स्टैम्प पेपर लगेंगे। टोटल कंसिडरेशन अमाउंट के ऊपर वो सिर्फ बयाने पे नहीं लगेंगे। और जो दूसरा सवाल है कि इसमें पेमेंट कब करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। मोस्टली लोग इस बात से धोखा खा जाते हैं और एतबार करके वो पैसे दे बैठते हैं और बाद में फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो सबसे बेटर वे जो है वो बैंकर चेक या क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक चेक के ज़रिए पेमेंट करनी चाहिए कि एक रसीद वसूली हो जाए, वो बंदा कोई भी मुकर ना सके कि मैंने तो इससे पैसे लिए ही नहीं है। अभी एफबीआर ने भी ये लास्ट 3-4 साल से अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हुए उन्होंने 50 लाख से ऊपर जितनी सेल डीड्स हैं, वो भी कंपल्सरी कर दिया उनके लिए कि वो तमाम की तमाम अमाउंट जो है वो थ्रू बैंक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वो बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएँगे तो सब रजिस्ट्रार उनके बयान लेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा। बेसिकली ये भी लोगों के लिए एक सिक्योरिटी है कि उनकी अमाउंट एक अकाउंट से ट्रांसफ़र होके दूसरे अकाउंट में जा रही है, तो ये किस लिए जा रही है? मोस्टली लोग कहते हैं जी इसने हमें बयाना दिया ही नहीं, लिखवा लिया। लेकिन जब वो ट्रांज़ैक्शन थ्रू बैंक करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उसमें ज़्यादा सिक्योर हैं और मेरा मशवरा तमाम खरीदारान को यही है कि ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए, गवर्नमेंट के टैक्सेस बचाने के लिए खुदारा खुदारा ये अपने साथ ज़ुल्म मत किया करें और गवर्नमेंट के ड्यूज़ अदा करके उसको बाकायदा रजिस्टर्ड करवाया करें ताकि आप अपने लिए खुद साख्ता पैदा करदा परेशानियों से बच सकें। शाह साहब ये तो सारे क्लियर हो गए, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर व्यूअर्स की जो है ना तसल्ली के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस यही है कि जो भी टोकन मनी देते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स की इन्वॉल्वमेंट से ₹100 के स्टाम्प पर ही देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर टोकन मनी आपके सिक्योर नहीं है लीगली। यानी कि अगर आप कल को उस स्टाम्प को प्रेज़ेंट करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में कि मैंने इसको 10 लाख रुपया टोकन मनी दिया है, लेकिन इसने अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया, तो इसका मतलब है वो फिर लीगली सिक्योर नहीं है, यानी कि 100% लीगली सिक्योर नहीं है, लेकिन उसका लीगल वे आउट कोई है, अगर कोई कॉम्पिटेंट लॉयर हो तो उसका कोई लीगल वे आउट निकाल सकता है। ये है कि ₹100 वाले स्टाम्प पेपर पे भी अगर आप लिखवा के पेमेंट दे देते हैं, तो वो आपके पास एक रसीद वसूली रकम के तौर पे आप उसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि ये पैसे इस बंदे ने रिसीव किए हैं और इस बंदे ने अदा किए हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उस मुआहदे के अकॉर्डिंग आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जिसको हम तमील मख़्तस भी कहते हैं, वो आपका डिग्री हो जाएगा या उसमें आपको मुकम्मल रिलीफ़ कोर्ट से मिल जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें जो एविडेंस है वो आपकी बहुत वीक एविडेंस होगी। वो ₹100 वाले स्टाम्प पे सिर्फ़ जो आपकी अमाउंट लिखी हुई है उसकी रसीद के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो उसकी चूँकि लीगल फ़ॉर्मेलिटी ही पूरी नहीं है, जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, वो आपने अदा ही नहीं किए।
तो उसकी वो वैल्यू नहीं और होगी। आखिर में एक एक्सप्लेन करते जाइएगा, ये जो एफबीआर ने ट्रांज़ैक्शन की रिक्वायरमेंट दी है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो मैं बैंकर्स चेक बनवाऊँगा, वो यकीनन मेरे अपने अकाउंट से बैंकर चेक्स बनेगा, ठीक है? और उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स वाई ज़ी की फ़ेवर में वो बैंकर चेक बनाता हूँ, तो वो ये तो अंडरस्टूड है कि मिस्टर एक्स वाई ज़ी अपने ही अकाउंट में उस बैंकर्स चेक को डिपॉज़िट करवाएगा। तो इसमें नई चीज़ क्या है जो एफबीआर ने रिक्वायरमेंट रखी है? क्या उन्होंने कैश ट्रांज़ैक्शन को मतलब बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया कि अब आज के बाद प्रॉपर्टी के अंदर कैश ट्रांज़ैक्शन नहीं होगी, जो होगा बैंकर्स चेक के थ्रू होगा। क्या इसका ये मतलब है या इसमें कोई चीज़ उन्होंने और भी ऐड डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली 5 मिलियन की एक लिमिट उन्होंने मुकर्रर की है कि 5 मिलियन की लिमिट के नीचे की जो भी प्रॉपर्टी हैं, वो आप बेशक कैश में लेन-देन करके उसकी सेल डीड तैयार करवा के उधर पेश कर दें, वो सब रजिस्ट्रार साहब उसके बयान ले लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी 5 मिलियन या इससे ऊपर की ट्रांज़ैक्शन की होगी, वो कतई उसकी जो कैश वैल्यू में लेन-देन उसका वो नाक़ाबिल कबूल होगा। उसको वो बिल्कुल नहीं मानेंगे और ना ही वो बयान लेंगे। उसमें दोनों पार्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो दोनों पार्टीज़ चाहे तो बैंकर्स चेक के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करें, चाहे थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें या किसी भी तरीके से वो ट्रांज़ैक्शन करें, बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में। और उसके बाद दोनों की स्टेटमेंट अकाउंट से कि वो उस ट्रांज़ैक्शन को शो कर रही हो स्टेटमेंट कि ये ट्रांज़ैक्शन डन हो चुकी है। वो स्टेटमेंट रजिस्ट्री के साथ लगेंगी तो वो सब रजिस्ट्रार साहब बयान लेंगे, अदरवाइज़ वो बयान नहीं लेते। बेसिकली ये एफबीआर ने इसमें लोगों की सहूलत के साथ-साथ अपनी भी सहूलत देखी है कि जो पार्टीज़ मोस्टली एक महँगे-महँगे सौदे लेते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स अदा नहीं करते और होते भी नॉन फाइलर हैं। ये फाइलर नेटवर्क में लाने के लिए एफबीआर ने बेसिकली ये कदम उठाया है, लेकिन उसके साथ लोगों की भी ये बड़ी सहूलत हो गई है कि एक ट्रांज़ैक्शन का जो रिकॉर्ड है, वो कानूनी तौर पे बन लेकिन चुका शाह है। साहब यहाँ पर एक लूप होल नज़र आ रहा है ना। देखें, मैंने बैंकर्स चेक्स दिया मिस्टर एक्स वाई ज़ी को। अब एक्स वाई ज़ी जाता है अपने अकाउंट में, उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए उसे डिपॉज़िट करवा देता है अपने अकाउंट में, ठीक है? और अकाउंट में डिपॉज़िट कराने के बाद एक्स वाई ज़ी गायब हो जाता है, ठीक है? तो देखें, मुझे तो अभी तक बयान उसके नहीं मिले सब रजिस्ट्रार के सामने। एक्स वाई ज़ी ने वो बैंक का चेक भी मुझसे ले लिया, उसने अपने अकाउंट में डिपॉज़िट भी करा दिया, उसने कहा जी मैंने अपने अकाउंट की डिपॉज़िट करवा के स्टेटमेंट इश्यू करवानी है, और वो गायब भी हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। जी, बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये इतना इनसिक्योर मैटर है इस हवाले से, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली एफबीआर की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ट्रांज़ैक्शन करके तो आपने वो स्टेटमेंट साथ लगानी है। एफबीआर की रिक्वायरमेंट ये है कि 5 मिलियन के ऊपर से जो भी रजिस्ट्री आप रजिस्टर्ड करेंगे, सील्ड रजिस्टर करेंगे, उसकी पेमेंट थ्रू बैंक वो ट्रांज़ैक्शन होनी उसको यकीनी बनाया जाए। अब होता ये है कि उन्होंने सब रजिस्ट्रार को तमाम लिमिट्स ऑफ पंजाब में सब रजिस्ट्रार को पाबंद किया है कि अगर 5 मिलियन के ऊपर कोई भी सेल डीड रजिस्टर्ड होगी, जिसकी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल वो कंडक्ट नहीं की जाएगी, तो उसमें वो सब रजिस्ट्रार को फाइन किया जाएगा। अब जब उन्होंने सब रजिस्ट्रार को फाइन से डराया, तो सब रजिस्ट्रार ने अपने फाइन से बचने के लिए लोगों को इस अंधे कुएँ में धकेल दिया कि जी पहले ट्रांज़ैक्शन करके स्टेटमेंट लेके आप हमारे पास आएँ, तो हम वो उस ट्रांज़ैक्शन को पहले चेक करेंगे कि वाक़ई ये ट्रांज़ैक्शन जो है थ्रू बैंकिंग चैनल की गई है, तो उसके बाद हम आपके बयान लेंगे। बेसिकली ये बाय लॉ जो है इस चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने वो पहले पेमेंट करके आनी है। बैंकर चेक तो उधर भी दिया जा सकता है, सब रजिस्ट्रार के सामने भी दिया जा सकता है। लेकिन सब रजिस्ट्रार ने अपनी सेफ्टी के लिए लोगों के ऊपर ये तलवार लटका दी है कि जी आप उसको पहले पेमेंट करें, वो स्टेटमेंट साथ लेके आएँ तो फिर हम बिल्कुल ये इसमें सेलर जो है वो आपको धोखाधड़ी कर सकता है कि वो पेमेंट तो ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो आपको लटका दे, वो आपको बयान ना दे, तो फिर आपके पास सिवाय रोने-धोने के और तो कोई चारा नहीं रहेगा। जी, वो जैसा कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में कवानीन शहरियों के आसानियों के लिए बनते हैं, उनको रिलीफ़ देने के लिए बनते हैं, लेकिन यहाँ शायद उल्टी गंगा बह रही है कि क नया कानून बना है और उसने शहरियों को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है। यानी कि अगर वो कानून ठीक है, तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन गलत हो रही है, तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? कल को किसी की करोड़ों रुपए डूब गए, अरबों रुपए डूब गए, तो उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? तो आज का इंटरव्यू आपने सुना,
बहुत मालूमाती इंटरव्यू था, आपकी और मेरी मालूमात में बहुत इज़ाफ़ा हुआ और मेरा मशवरा है कि जो तमाम लोग जो कोई प्रॉपर्टी की खरीदो-फ़रोख्त करना चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनें। ये हमने जो पहला इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, ये बायर के पर्सपेक्टिव से किया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जो सेलर की जो उसकी सिक्योरिटी है, उसके हिसाब से भी कोशिश करेंगे कि शाह साहब से माहिराना राय लें। गुजरात रंग के प्लेटफ़ॉर्म से अपने होस्ट सैयद हारून शौकत को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।